हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरित कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है और आज हम यूनिट 10 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट 10 का संबंध मध्य प्रदेश की जनजातियों से है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित यूनिट 10 का आज यह पहला लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों और विमुक्त जनजातियों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है मार्च 2005, मार्च 2007, अप्रैल 2008, अप्रैल 2010। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, मार्च 2005। ध्यान रखिएगा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु। तो घुमंतु का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऐसी जनजाति जो एक स्थान पर नहीं रहती है और विभिन्न स्थानों पर घूमकर अपना जीवन निर्वाह करती है। ठीक है। विमुक्त का मतलब क्या होता है? विमुक्त ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा 1871 में, ध्यान रखिएगा, विमुक्त ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1871 में आपराधिक जनजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया था। और बाद में फिर जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो 1949 में आयंगर कमेटी बनाई जाती है, आयंगर समिति। और आयंगर समिति है ना, इस पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। तो आयंगर समिति की सिफारिश पर 1952 में है ना, विमुक्तों को आपराधिक जनजातियों की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। इसे आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है ना, जो विमुक्त जनजातियां हैं इसके लिए 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? तो वर्ष 2021 से मनाना शुरू हुआ है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग की स्थापना हुई है मार्च 2005 में। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है ना? ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2008 में। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, BS रेंके इस आयोग के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है BS रेंके, भीखू रामजी इदाते, काका कालेकर, बालेश्वर दयाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, भीखू रामजी इदाते है ना, द्वितीय राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इस आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में किया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? तो 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये महत्वपूर्ण है। अन्य विकल्पों की यदि हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा है ना, इसमें BS रेंके ये प्रथम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। काका कालेकर, ध्यान रखिएगा, काका कालेकर भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो पिछड़ा वर्ग की उन्नति के लिए है ना एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करे। तो आर्टिकल 340 को आधार बना के 1953 में है ना प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1953 में गठित हुआ है, इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगले विकल्प की यदि हम बात करें है ना, तो ध्यान रखिएगा, काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। ऐसे ही दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था है ना। इसको मंडल कमीशन कहा गया है, मंडल आयोग कहा गया है। तो मंडल आयोग ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, 1979 में गठित हुआ और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की मांग की गई थी। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो मंडल आयोग है, इसकी रिपोर्ट को कब लागू किया गया है? तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, कब लागू किया गया? 1990 में। उस समय प्रधानमंत्री थे VP सिंह। तो ध्यान रखिएगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में लागू किया गया है और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? VP सिंह थे। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला विकल्प है डी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बालेश्वर दयाल है ना, मामा बालेश्वर दयाल कहा जाता है और इनको भीलों का गांधी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भीलों का गांधी इसे कहा जाता है, मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 22 जनवरी 2000, 22 मार्च 2005, 22 जुलाई 2008, 22 जून 2011। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, 22 जून 2011 को है ना विभाग बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर है? भोपाल में है। एक चीज और आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा जो विमुक्त है ना प्लस घुमंतु और अर्धघुमंतु ये टोटल की अगर हम बात करें तो इन टोटल 51 जनजातियां हैं। ध्यान रखिएगा कितनी जनजातियां? 51 है। और 51 में से विमुक्त कितनी है? तो ये है 21। और घुमंतु और अर्धघुमंतु कितनी है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाती है 30। तो इसको आपको याद रखना है ना कि टोटल 51 विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियां हैं, उसमें से 21 विमुक्त हैं और बाकी 30 क्या है? घुमंतु और अर्धघुमंतु के अंतर्गत शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जाति अभिकरण की स्थापना कब हुई है? ध्यान रखिएगा ये बात क्या कर रहे हैं? अभिकरण की स्थापना की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 1956, 1972, 1990, 1996। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1996 में अभिकरण बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा इस अभिकरण के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कितने होंगे? एक। इसके अंतर्गत शासकीय सदस्य भी होते हैं। शासकीय सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। ये पूछा जा सकता है। और जो अर्ध शासकीय या फिर गैर शासकीय सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु के अंतर्गत आती हैं? 45, 51, 61, 71। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अभी हमने बात करी है टोटल 51 जनजातियां विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश में घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों की संख्या कितनी है? 21, 25, 30, 45। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30। देखिए टोटल कितनी है? 51 में से विमुक्त कितनी हो जाती है ना? अभी हमने बात करी थी 21। और बाकी की कौन हो जाएंगी है ना? अर्धघुमंतु हो जाएगी है ना, और घुमंतु हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन है विभाग का मुख्यालय इंदौर में है। विभाग को 56 कार्य सौंपे गए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सदस्यों की नियुक्ति होती है। विभाग का कार्यक्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक सीमित है। तो क्या सही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। केवल सी कथन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ये सही है। बाकी के गलत है। तो देखते हैं विभाग का मुख्यालय इंदौर में नहीं है। विभाग का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। इसे आपको याद रखना है। विभाग को 56 कार्य नहीं सौंपे गए, 62 कार्य सौंपे गए हैं। इसे भी आपको याद रखना है। और विभाग का कार्य क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश नहीं है, संपूर्ण मध्य प्रदेश है ना विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की विमुक्त जातियों में शामिल है कौन सी जातियां? कंजर, सांसी, बंजारा, बाछड़ा। तो इस पर सही कूट क्या होंगे? 1, 2, 2, 3, 1, 3 सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये चारों विमुक्त जातियों के अंतर्गत शामिल हैं। अब यदि हम बात करें कंजर, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनजाति है। दूसरा यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कंजर ये मान गुरु के वंशज मानते हैं स्वयं को, मान गुरु। तो इनका नाम आपको याद रखना है। कंजर किन्हें अपना वंशज मानते हैं है ना? किनके वंशज मानते हैं स्वयं को? तो कंजर स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, कंजरों में एक चक्राकार नृत्य होता है। चक्राकार नृत्य कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा कंजर जनजाति। ठीक। सांसी की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा सांसी चंबल क्षेत्र में मिलती है ना? और चंबल क्षेत्र में यदि हम देखें तो ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, यहाँ पर है ना सांसी जनजाति का संख्या पाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है ना, ये स्वयं को राजस्थानी है ना, मतलब राजपूत वंश का मानती हैं। तो ये राजपूत वंश का मानती हैं स्वयं को, ये आपको याद रखना है। बंजारा की बात करें तो ध्यान रखिएगा बंजारा ये निमाड़ क्षेत्र में है। तो बंजारा जनजाति का मूल निवास स्थान निमाड़ क्षेत्र है ना? वैसे तो बंजारे राजस्थान के हैं पर मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में इनका संख्या ज्यादा है। दूसरा बंजारा जनजाति जो है वो सिख धर्म को मानती है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है ना, इनका जो समूह होता है उस समूह को हम क्या कहते हैं? टाडा। तो बंजारों का जो समूह होता है ना उसको कहते हैं टाडा। और टाडा का एक लीडर होता है जिसको हम कहते हैं नायक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए
बाजरा के बारे में हम यदि बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो बाजरा जनजाति है ना, ये रतलाम है ना, उज्जैन, मंदसौर है ना, यहाँ पर पाई जाती है ना। उज्जैन है, मंदसौर है, रतलाम है, यहाँ पर पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा बांसड़ा बांस शिल्प में महारत है ना। तो बांस शिल्प के कार्य से जुड़ी है ना विमुक्त जाति कौन सी है अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा बांसड़ा, बांस से है ना बांस होता है। साथ ही साथ ये जनजाति नट कार्य मतलब कि आप कह सकते हो मनोरंजन के कार्यों में भी संलग्न होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की विमुक्त जातियों में शामिल है ना कालबेलिया, पारधी, कबूतर है ना और पासी, नट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट कोड होंगे 1 2 2 3 1 3 सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ये सभी विमुक्त जातियों के अंतर्गत शामिल हैं। अब कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ध्यान रखिए। देखिए कालबेलिया है ना मूल रूप से राजस्थान की जाति है, पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी एमपी में है ना इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा बात आपको याद रखना है कालबेलिया है ना एक कालबेलिया नृत्य होता है। कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, इसी के नाम से कालबेलिया नृत्य है, ये आपको याद रखना है। तीसरा ध्यान रखिएगा ये रुद्राक्ष धारण करते हैं है ना, ये सभी पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान शिव है ना को अपना देवता भी मानते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव के समान है ना ये वेशभूषा धारण करने की कोशिश करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है ना कालबेलिया जैसे किसी को सर्प काट देता है तो फिर सर्प दंश से है ना बचाव भी कौन करते हैं? कालबेलिया जनजाति करती है ना, इसे आपको याद रखना है। और इनके गुरु का नाम आता है, महत्वपूर्ण है, इनके गुरु का नाम है कानिफ नाथ। तो कानिफ नाथ कालबेलिया जनजाति के गुरु माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे यदि हम बात करें अन्य चीजों की बात करें तो ध्यान रखिएगा पारधी के बारे में यदि हम बात करें तो पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से पारधी जनजाति हमारे सीहोर, भोपाल और रायसेन जिलों में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा सीहोर, भोपाल और रायसेन पारधी जनजाति के प्रमुख है ना क्षेत्र माने जाते हैं। और पारधी क्या करती है ना शिकार कार्य करती है ना। तो लंगूट पारधी हैं, चीता पारधी हैं, भील पारधी हैं, अलग अलग पारधी की कैटेगरी होती है, ये आपको याद रखना है। कबूतर की बात करें तो ध्यान रखिएगा कबूतर जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। और अगर जिलों की बात की जाए तो सागर इनका प्रमुख क्षेत्र है, सागर है आपका। साथ ही साथ बुंदेलखंड के अलावा बुंदेलखंड छतरपुर में भी है, साथ ही साथ पन्ना और सतना है ना इन क्षेत्रों में भी कबूतर जनजाति देखने को मिलती है। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कबूतर जनजाति में सती प्रथा का प्रचलन था। तो कौन सी जनजाति में सती प्रथा का प्रचलन था? कबूतरा में प्रचलन था। और इनके गुरु का नाम ध्यान रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है, गुनिया वीर। तो इनके गुरु का नाम क्या होता है? गुनिया वीर इनके गुरु माने जाते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम अन्य विकल्पों की बात और करें तो ध्यान रखिएगा पासी, अगर हम पासी की बात करते हैं तो पासी एक दलित समूह है ना। और ये मध्य प्रदेश में एससी कैटेगरी के अंतर्गत है ना आता है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। और नट की बात करें तो ये मनोरंजन का कार्य करते हैं है ना। जो सड़कें होती हैं है ना, समुदाय भीड़ होती है वहां पर है ना, इनके बच्चे मनोरंजन संबंधी खेल करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की विमुक्त जाति में शामिल नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा है? शामिल नहीं है की बात हो रही है विमुक्त में। बैरागी, सनोरिया, भाटू, लोहार पिट्टा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, लोहार पिट्टा। ध्यान रखिएगा विमुक्त के अंतर्गत नहीं आता है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु के अंतर्गत आता है, अर्ध घुमंतु के अंतर्गत आता है। तो इसे आपको याद रखना है। अब लोहार पिट्टा की बात करें तो ध्यान रखिएगा बड़े महत्वपूर्ण है ये है ना। तो लोहार पिट्टा हमारे सागर क्षेत्र में पाए जाते हैं है ना। सागर है, सतना है ना, पन्ना है, इन क्षेत्रों में, छतरपुर है, इन क्षेत्रों में मिलते हैं। लोहार पिट्टा लोहे से पीटकर है ना हथियार हैं या फिर अन्य चीजों को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा ये। और ध्यान रखिएगा लोहार पिट्टा जो घुमंतु है मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं है ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपना आजीवन चलाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। भाट ये क्षेत्र से संबंधित है, तो भाट इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धनगर, उज्जैन, रतलाम, देवास, घिसाडी, राजगढ़, सिवनी, भराडी, हरबोला, बघेलखंड क्षेत्र। तो क्या सही नहीं होगा? आंसर डी हो जाएगा। भराडी हरबोला जो है ना, ध्यान रखिएगा भराडी हरबोले जो है वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से निमाड़ वाले क्षेत्र में भी हैं और साथ ही साथ चंबल क्षेत्र में भी है ना
ये पाए जाते हैं। चंबल क्षेत्र में आप देखें तो ग्वालियर इनका एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है और इनके जो प्रमुख देवता है ना, वो हरबोला माने जाते हैं, है ना, हरबोला। ठीक है, तो भराडी हरबोला लिखा है तो हरबोला माने जाते हैं। और इस समुदाय के जो लोग होते हैं आहला खंड का पाठ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आहला खंड के पाठ के लिए किसे जाना जाता है ना, के पाठ के लिए तो भराडी हरबोले को जाना जाता है। और आला गायन या आला खंड किसने लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो ये जागनिक की रचना है मूल रूप से, तो जागनिक की रचना मानी जाती है आला खंड या आला गायन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विमुक्त जाति में तलवार नृत्य और मछली नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कंजर, सासी, बंजारा, बाशड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, बंजारा जाति में, है ना, तलवार नृत्य भी होता है, मछली नृत्य भी होता है। तलवार नृत्य ध्यान रखिएगा, ये जो बंजारा जाति है वो राजपूत राजा जब होते थे, है ना, उनके समय शौर्य प्रदर्शन के लिए नृत्य करती थी। और मछली नृत्य का संबंध ध्यान रखिएगा धार्मिक है, तो इसका संबंध धार्मिक क्षेत्र से है। ठीक है, अगर हम बंजारा की बात करें तो मैंने बताया बंजारा का जो मूल निवास स्थान है मध्य प्रदेश में, जहाँ ज्यादातर रहते हैं वो निमाड़ क्षेत्र है ना। बंजारे सिख धर्म को मानते हैं, ये भी हमने बताया, है ना। कंघी के आविष्कारक माने जाते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, तलवार नृत्य, मछली नृत्य तो है ही, साथ ही साथ डंडावेली नृत्य भी इनका बड़ा प्रसिद्ध है ना। चली नृत्य भी बड़ा प्रसिद्ध है, घूमर नृत्य भी इनका बड़ा प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य भी इनका प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य। तो ये भी नृत्य भी इनसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है ना? तो बंजारा है, सासी है, पारधी है या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बंजारे हो चाहे सासी हो चाहे पारधी, ये सभी राजपूतों का स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती हैं। बंजारा हमने बताया निमाड़ में, सासी हमने बताया चंबल क्षेत्र में, और पारधी हमने बताया जो भोपाल है या सीहोर है, रायसेन है, ये 3 जिले पारधी जनजाति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह जी की मूर्ति किस जिले में स्थापित है? सागर, दमोह, मंदसौर, खंडवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, मंदसौर जिले में स्थापित है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इस मूर्ति को स्थापित किया था वर्ष 2023 में, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में सती प्रथा का प्रचलन था? कबूतरा, बंजारा, पारधी, धनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कबूतरा। मैंने अभी बताया था, कबूतर जनजाति सागर जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से, है ना ये। और इसी में क्या है, सती प्रथा का प्रचलन है। और इनके जो प्रमुख देवता होते हैं, है ना, तो उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुनिया वीर इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है तलवार नृत्य, कालबेलिया नृत्य, अटारी नृत्य, लहंगी नृत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य ध्यान रखिएगा, इसे वर्ष 2010 में, है ना, यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और कौन करता है इसको? कालबेलिया जनजाति करती है। कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मूल रूप से राजस्थान की है, बाकी हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, है ना, पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। तलवार के बारे में हम बात कर चुके हैं। तलवार नृत्य कौन करता है ना? तो तलवार नृत्य की हमने अभी बात करी है। बंजारा जनजाति में तलवार नृत्य है, अग्नि नृत्य है, चली नृत्य है, घूमर नृत्य है ना, ये नृत्य प्रचलित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। तो कालबेलिया हस्तशिल्प, बाजड़ा, बाजशिल्प, घिसाड़ी, हथकरघा, नट, पशुपालक। तो क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, कालबेलिया में हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये कालबेलिया जनजाति में ये वस्त्र उद्योग के लिए भी जानी जाती है, वरना वस्त्रों की सिलाई के लिए जानी जाती है। बाजरा ये बांस शिल्प है, मैंने बताया था। घिसाड़ी ये हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है ना। नट जो है ना, ये मनोरंजन करते हैं, है ना, तो नट मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है, पशुपालन नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मल्हार राव होलकर का संबंध किस जनजाति से रहा है? ऑप्शन है धनगर, बंजारा, बल्दिया, रेभारी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, धनगर। ध्यान रखिएगा, मल्हार राव होलकर का संबंध धनगर जाति से रहा है।
अब यदि हम धर्मग्रहों की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये सागर में भी है ना, साथ ही साथ उज्जैन में भी है ना, साथ ही साथ रतलाम वाले क्षेत्र में भी धनगर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो धनगर होते हैं ये चरवाहे होते हैं, ये आपको याद रखना है। और धनगरों के जो प्रमुख देवता होते हैं, देवता है ना, तो ये कौन होते हैं? खंडोबा होते हैं, खंडोबा, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम मल्हार राव होलकर की बात करते हैं तो होलकर मालवा में होलकर वंश के संस्थापक हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना किस होलकर शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है यशवंत राव होलकर, तुकोजी राव होलकर, शिवाजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, यशवंत राव होलकर द्वितीय के द्वारा कब की गई थी? 1935 में की गई थी क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना। और यदि यशवंत राव होलकर के बारे में दूसरी बात करें तो ये होलकर वंश के अंतिम शासक हैं, ध्यान रखिएगा, होलकर वंश के अंतिम शासक हैं। और इन्हीं के समय, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय 16 जून 1948 को, है ना, और जो होलकर रियासत है उसका, है ना, भारतीय संघ में विलय हो जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यशवंत राव होलकर, है ना, ध्यान रखिएगा, ये एक बड़े योद्धा माने जाते हैं, उन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना, यशवंत राव होलकर को कहा जाता है। तो मल्हार राव होलकर, उसके बाद अहिल्याबाई, उसके बाद तुकोजी राव, और तुकोजी राव के बेटे हैं यशवंत राव होलकर। ठीक है, तुकोजी राव के बारे में बता चुका हूँ। तुकोजी राव जो हैं ये अहिल्याबाई के सेनापति थे, और अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद, है ना, तुकोजी राव ने ही राजगद्दी संभाली है, और इन्हीं के बेटे होते हैं पर यशवंत राव होलकर। इससे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान है चक्राकार नृत्य, कंजर, डंडावेली नृत्य बंजारा, कालवेलिया नृत्य कालवेलिया जाति, उपरोक्त सभी। तो सही क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, चक्राकार नृत्य बिल्कुल कंजर जाति करती है, डंडावेली बंजारे करते हैं, कालवेलिया जाति करती है। ये तीनों ही सही है, एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बंजारा जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। गांव की बसावट को टाडा कहा जाता है, पंचायत को गोर कहा जाता है, बंजारे जैन धर्म से प्रभावित हैं, कंघी के प्रथम आविष्कारक है। क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, बंजारे जैन धर्म से नहीं, बंजारे सिख धर्म से प्रभावित हैं। ये आपको याद रखना है। और बाकी सही है बिल्कुल, है ना। बसावट को टाडा कहा जाता है, टाडा का जो मुखिया होता है वो नायक कहलाता है, पंचायत जो होती है उसको गोर कहा जाता है, और कंघी के पहले आविष्कारक माने जाते हैं बंजारे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है पारधी जनजाति में बंदूक से शिकार करने वाली उपजाति को कहा जाता है। फांसी पारधी, गोसाई पारधी, भील पारधी, टाकिया पारधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भील पारधी। तो बंदूक से जो शिकार करने वाले पारधी वो भील पारधी कहलाते हैं। ठीक है, फांसी पारधी भी ध्यान रखिएगा फांसा या जाल के माध्यम से शिकार करते हैं। गोसाई पारधी गैरिक वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, है ना। और टाकिया पारधी ये भी शिकार करने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं, और बंदूक का प्रयोग कौन करता है? भील पारधी करते हैं। आगे बात करते हैं नट के अंतर्गत आने वाले उप समूह हैं, है ना। तो नट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सोलंकी, राठौर, गुलगुलिया, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नट विमुक्त जाति के अंतर्गत आती है, और इनके भी फिर उप समूह बन गए हैं। तो सोलंकी, राठौर, गुलगुलिया ये सभी, है ना, नट के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खरा खरे नामक कीर्तन गुप्त भाषा का इस्तेमाल करती है? रेवारी, ईरानी, जोगी, नट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नट जो विमुक्त जाति है ये खरा खरे नामक कृत्रिम गुप्त भाषा का इस्तेमाल करती है। तो ये बताया हमें किसने है इसके बारे में, इस भाषा के बारे में, है ना। तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज गियर्सन ने इसके बारे में बताया था। और ध्यान रखिएगा जॉर्ज गियर्सन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जॉर्ज गियर्सन जो है वो ब्रिटिश मूल के थे, है ना। और दूसरी बात आपको याद रखनी है ये भाषाविद थे, है ना। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो आंसर आ जाएगा जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है ना, इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है
पासी पलटन का गठन किस शासक के द्वारा किया गया था? आलमगीर, वाजिद अली, निजाम, अलीवर्दी खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली के द्वारा। ये अवध के नवाब थे, ध्यान रखिएगा, अवध नवाब थे, इनके द्वारा है ना पासी पलटन का गठन किया गया था। ठीक है, बाकी आलमगीर यदि हम बात करें तो औरंगजेब का एक नाम आलमगीर भी है। निजाम हैदराबाद के संस्थापक हैं, निजामुल मुल्क। और अलीवर्दी खां ये बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, घुमंतू जनजातियों के बालक बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना है? महत्वपूर्ण है। टंट्या की योजना, बिरसा मुंडा योजना, संत रविदास योजना, नानाजी देशमुख योजना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, नानाजी देशमुख योजना। ध्यान रखिएगा ये योजना 2014-15 में चलाई गई है ना, और छात्रावास से संबंधित है, छात्रावास निर्माण से संबंधित है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के शिक्षा विकास हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब आरंभ हुई है? ऑप्शन में 2004, 2005, 2006, 2008। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2006 में ये योजना आरंभ हुई है। और ध्यान रखिएगा इस योजना के अंतर्गत 11वीं क्लास में है ना एडमिशन लेने वाली बालिकाओं के लिए 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ना, तो 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के कबीलों के समूह को अटक कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है, अटक कहा जाता है। ऑप्शन है रवारी, पासी, पारधी, कंजर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा रवारी, है ना। ध्यान रखना इसको रेभारी भी कहा जाता है, रेभारी बोलो रवारी बोलो बात एक ही है। और ये जो रेभारी है ये ध्यान रखिएगा निमाड़ और मालवा क्षेत्र में है, निमाड़ प्लस मालवा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये लोग पशुपालक होते हैं, पशुपालक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी पासी की हम बात कर चुके हैं, दलित समुदाय है, एससी के अंतर्गत आता है। पारधी भोपाल, रायसेन और सीहोर में इनका संकेंद्रण है ना, और ये शिकार करते हैं। और कंजर जो है ध्यान रखिएगा ये जो कंजर हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, है ना। तो मैंने अभी बात कर थी कि कंजर जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में है मूल रूप से, पर मध्य प्रदेश में है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कंजर का संकेंद्रण ज्यादा देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पारधी जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, क्या सही नहीं है? कारगर उपशाखा नहीं है, खोटियार माता कुलदेवी है, चंदी देवी का विशेष महत्व है, पारधी जनजाति को मेवारीच भी कहा जाता है। तो क्या सही नहीं है पारधी जनजाति के संबंध में? आंसर आ जाएगा ए, कारगर उपशाखा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कारगर इनकी एक उपशाखा मानी जाती है, ये महत्वपूर्ण है। और कारगर मतलब वो पारधी होते हैं जो केवल काले है ना पक्षियों का शिकार करते हैं। ठीक है, तो कारगर है ना किसके अंतर्गत है? पारधी के अंतर्गत, और जो काले पक्षियों का शिकार करते हैं। बाकी खोडियार माता पारधियों की कुलदेवी है, बिल्कुल। चांदी देवी का यहाँ पर विशेष महत्व है, और इनका एक नाम क्या है? मेवा रीछ भी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कंजर जाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन है, कंजर जनजाति को बिहार भी कहा जाता है, पूर्वी मध्य प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है, हिंदू जात धर्म के साथ ही सिख और इस्लाम धर्म को मानते हैं, स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा बी। यहाँ पे लिखा है पूर्वी मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश आंसर आना चाहिए, तो फिर ये सही हो जाएगा। बाकी कंजर को बिहार भी कहा जाता है, सिख और इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म तीनों को ये मानते हैं, है ना, और स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। आज के लिए फिर इतना ही। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।